हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम जिस तरह से हमने थर्मल का आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करवाया था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक साल के मतलब कि 2021 से 2022 के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बताया था, उसी तरह से हम जो है आपको मैकेनिक्स के पेपर में 2021 से 22 का जो सेशन है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और उनकी जो आंसर्स हैं वो आपको हमारी दी गई नोट्स में कहाँ पे मिलेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मैकेनिक्स के इस 2021 टू 22 के सेशन के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो इस नोट्स में भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग आपको डाल लेनी है। ये देखिए पेज नंबर आपको डाल लेने हैं जिससे आपको क्वेश्चन पे मतलब देखने में इस साल का आसानी हो। उसके बाद के 2019, 2018, 2017 मैं कहूँगा कि आप 2017 तक ही जाइएगा, उससे पहले मत जाइएगा, है ना। अगर जाना चाहते हैं तो लास्ट 5 ईयर का कर लीजिए, लेकिन आप लास्ट 4 ईयर का आपका मोर देन सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। तो इतने साल का आपको जैसे जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपको वैसे ही एनालिसिस बाकी ईयर्स के लिए करना होगा खुद से। इसीलिए मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि ये जो इतनी मोटी नोट्स है आपको पूरी नोट्स रटनी नहीं है, लेकिन हाँ इस नोट्स को आपको एक बार पूरा रीड ज़रूर करना है। आप इसको रटिए मत, एक बार रीड करिए, क्योंकि रीड करने के बाद आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन इस नोट्स के कौन से पार्ट से पूछा गया है। क्योंकि आप रीड करोगे तो आपका दिमाग माइंड सिर्फ रीड करने पे नहीं जाता है, रीड करते करते वो साथ साथ में समझता भी चल रहा होता है सारे टॉपिक्स को। तो एक ब्रीफ कह सकते हैं समझ बन जाएगी जब आप इस नोट्स को एक बार रीड करके ख़त्म करोगे। केवल रीड करना है, याद रखे रहने पे ये नहीं कि एक टॉपिक मैंने रीड किया और 2-4 टॉपिक आगे के और निपटाए लाइन से और उसके बाद फिर याद कर रहे हैं कि अरे यार ये तो पहला वाला टॉपिक तो एकदम ही भूल गए। तो ज़रूरी नहीं है, आप याद थोड़ी कर रहे हो, आप सिर्फ रीड कर रहे हो। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक टॉपिक कंप्लीट करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वें, 8वें टॉपिक तक आपको शुरू के 2-4 टॉपिक एकदम ही भूल चुके होंगे, लेकिन हाँ आपको पता होगा कि वो शुरू के 2-4 टॉपिक में क्या बात हो रही थी या वो टॉपिक हैं कौन से। तो बस उतनी जानकारी के लिए आपको इस नोट्स की पहली रीडिंग करनी है। ठीक, रीडिंग करनी है, रटना नहीं है। रटना क्या है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे ना आपको उनको अच्छे से रटना है। रटना है, मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड स्पेसिफिकली मैं रटना यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे समझने से ज़्यादा आपको रटना है। ठीक, देखिए जो हो रहा होगा वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करे रहना एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको याद रहे और फिर आप उसको अपने आंसर्स के फॉर्म में लिख के आओ, इसके लिए आपको रटना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जितना भी समझ लो उस चीज़ को, है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 2021 टू 22 का मैकेनिक्स का पेपर अगर हम देखें तो मैकेनिक्स के पेपर में देखिए हमारा जो मैकेनिक्स का पेपर था ये फर्स्ट पेपर था, और इस फर्स्ट पेपर में पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ने 7 की बजाय 9 क्वेश्चंस दे दिए थे। और ये जो पेपर था ये हमारे आउट ऑफ मतलब कि फुल सिलेबस से बन गया था। ऐसा नहीं था कि इसमें 9 के 9 क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के थे। हाँ, हमारा भी क्योंकि 80% सिलेबस आ रहा था, तो ये जो 80% सिलेबस आ रहा था ये हमारा 100% सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बना है। ठीक, तो इसमें कुछ ऑप्शंस जैसे आपको लग रहे होंगे कि 9 में से केवल 4 क्वेश्चन करने, ये तो बहुत ही है, तो ऐसा नहीं है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसकी यहाँ पे आंसर उसका दिखाने की कोशिश की है। वैसे ज़्यादा नहीं आए थे, केवल यही एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाकी सब आपके सिलेबस से थे। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पेपर पूरा आपका 100% सिलेबस से बना था। वो तो कह सकते हैं लक था कि जो भी सिलेबस था उसी से क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि हमारा डिफेंस का पेपर जो बना था उसमें भी सेम चीज़ हुई थी और फुल सिलेबस से दे दिए थे वो, इंस्टेड ऑफ आपके कर्टेल सिलेबस के। तो उसमें दिक्कत हो गई थी फिर, है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शंस फिर कमी पड़ गई थी, क्योंकि वो ऑप्शन देना ना देना एक बराबर है, क्योंकि आप रिड्यूस सिलेबस से वो चीज़ दे दी हो तो जो पार्ट रिड्यूस्ड है उससे। ठीक है, तो चलिए वो बात की बात है, चलते हैं अपने एनालिसिस पे। तो मैकेनिक्स के पेपर का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा फॉर विच द वेक्टर ए इज सोलिनॉइड। ये एक वेक्टर है जिसका आपका जो आई कैप के साथ कोफिशिएंट है, जे कैप के साथ जो कोफिशिएंट है और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट है वो इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू पे वेरिएट कर रहा है, वेरिएबल है। ठीक,
हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए वेक्टर है ये एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। अब देखिए जब आप पहली बार नोट्स रीड करोगे ना तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पहली रीडिंग में ही क्लियर हो जाएंगी। इसका देखिए आंसर है पेज नंबर 9 पे। यहाँ पे ये नोट्स जिसने भी प्रिंट करवाई है उसको ऐसे प्रिंट करवानी थी, बट उसने प्रिंट ऐसे करवाई कि वो अब कैलेंडर टाइप से खुल रही है। ये जैसे होता है ना कैलेंडर आपका, ये कैलेंडर की तरह ऐसे ऐसे खुल रही है नोट्स। अब उसको हम यहाँ साइड साइड से स्टेपल, यहाँ से अगर स्टेपलर खुलवा के यहाँ से करवाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एक पेज इसका जो कंप्यूटर होता है वो इस तरह से प्रिंट करता है कि एक पेज इसका ऐसे प्रिंट किया है, वो कैलेंडर फॉर्मेट में प्रिंट ही किया है, तो एक पेज सीधा और एक पेज इन्वर्ट करके प्रिंट करता है। तो जब आप ऐसे करके इस पेज को अगर हम ऐसे करके पलटेंगे तो ये पेज कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये पेज को अगर हम ऐसे करके पलटे तो ये पेज इस तरह से आएगा सामने, और फिर ये हमें उल्टा दिख रहा होगा, बिकॉज ये कंप्यूटर की प्रिंटिंग ही कैलेंडर फॉर्मेट में करी है, जिससे भी प्रिंट करवाया है उस बच्चे ने। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रिंट करवाएं तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो, मतलब कि उसको बता दीजिएगा कि भैया ये पहला पेज ही केवल फुल में है, बाकी सब पेज देखिए ध्यान से डबल में है, तो इसको ऐसे ऐसे खुलने वाला बनाइएगा। ठीक, ऐसा नहीं हो कि ये पेज देखिए सीधा है और ये देखिए ये उल्टा, ये एम उल्टा बना है ना। अगर इस तरह से खुल रहा होता पेज तो ये देखिए ये पेज तो सीधा है, बट ये देखिए एरिया उल्टा लिखा, उल्टा छपा है ये, तो ये कैलेंडर फॉर्मेट की वजह से उल्टा छपा है कि यहाँ भी सीधा है और यहाँ भी सीधा है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा पेज नंबर 9 पे है। अब ये देखिए उसने कहा है कि हमको प्रूफ करना है कि ये जो गिवन वेक्टर है ये सोलिनॉइडल है। ठीक, ए वेक्टर हमारी क्या है, सोलिनॉइडल वेक्टर है। यहाँ पे देखिए आपको सोलिनॉइडल वेक्टर की प्रॉपर्टी दी हुई है, ये कोई भी वेक्टर हमारी सोलिनॉइडल तब होती है जब हमारा उसका जो डाइवर्जेंस है वो आपका कितना है, 0 आए। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस ए वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है और उसको 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से अगर हम इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे, इस नोट्स में बताया गया है कि डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, और जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस निकालते हुए इज इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर वहाँ से आप जो है इस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो यहाँ पे 2 लैम्डा जेड है। ठीक, तो और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेक्टर दिस इज सोलिनॉइडल वेक्टर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे एक है जेड की बजाय। ये देखिए, आई थिंक क्वेश्चन सेम है क्या, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन फॉर्मेट एकदम सेम है। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एकदम सेम है ये क्वेश्चंस। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये पेज नंबर 9 है। ठीक, मतलब एक पेज आपका ये पूरा हम कंसिडर कर रहे हैं, तभी ये पेज नंबर, ये पूरा पेज नंबर 9 और फिर ये पूरा पेज नंबर 10। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया था नंबरिंग करते वक्त, बस मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी थी फटाफट फटाफट। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये लिखा है व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड वेदर द फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव और नॉट। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम पेज नंबर 15 खोल लेते हैं। ये तो पेज नंबर 15 पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ है, ठीक है पेज नंबर 15, पेज नंबर 10 खोलते हैं पहले। पेज नंबर 10, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड द वेदर इतना इज कंजर्वेटिव और नॉट। ठीक, तो पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप। ठीक, पेज नंबर 14 पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा है। ये देखिए कंजर्वेटिव फोर्स ये है आपका, और ये आपका पेज नंबर 14 पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो इसकी आपको सिंपल से डेफिनेशन दे दी है, और फिर आपका ये पूछ रहा है कि फाइंड वेदर फोर्स दिस इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो आपका सेम क्वेश्चन ही इस कॉपी में सॉल्व है पेज नंबर 15 पे, कि ये कंजर्वेटिव होगा कि नहीं। तो ये देखिए आपका ये
इफ़ एफ इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना, अगर फोर्स हमारा कितना है, ये है, आप मैच करेंगे तो आपको एकदम सेम रहेगा। शो दैट द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव कोई भी फोर्स हो या फिर कोई भी फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए ये पूरा आपका सोल्यूशन है। कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये एक प्रॉपर्टी है। जब आप इस नोट्स को रीड करेंगे तो आपको इसके पहले ही उसमें बताया गया है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक, तो वहाँ से हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर इसका कर्ल निकालेंगे इस फोर्स का और वो जीरो आ जाएगा, ये देखिए जीरो, हैंस फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो इस तरह से इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा एक और क्वेश्चन ऐड है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखिए, राइट डाउन पॉसलीज फॉर्मूला एंड इट्स लिमिटेशन फॉर द फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए यूनिफॉर्म कैपिलरी। ये आपका पेज नंबर 48 पे है पीछे से, क्योंकि ये वहाँ से है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है। अब मुझे पता नहीं कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं कि नहीं है, बट हाँ इस क्वेश्चन पेपर में है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने प्रीवियस ईयर को या प्रीवियस जो होता है ना, कहते हैं ना कि भैया अनसॉल्व लगा लें काम हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तरीका ये है अनसॉल्व लगाने का। विंसम इनसम से अनसॉल्व नहीं लगते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको अनसॉल्व का इस तरह से नोट्स में ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, तब मैं कहूँगा कि उसका आंसर या उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप विंसम में ढूंढिए, लेकिन थ्योरम्स और इन सब की प्रूविंग पे विंसम पे मत डिपेंड होइएगा। नहीं तो यही होगा कि आप विंसम के भरोसे तैयार करके जाओगे, क्वेश्चन भी आएगा, लिख के भी आओगे, बट फिर भी कहोगे कि यार नंबर कम आए, बहुत ख़राब चेकिंग होती है या बहुत हार्ड चेकिंग होती है, आंसर लिखने पे भी काटते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद इन्हीं सारी नोट से पढ़ के अपने अच्छे परसेंटेज बनाया हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन सब तरीक़ों से या विंसम पे डिपेंड मत रहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि नोट से पढ़ने पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है बजाय विंसम के। तो इसका क्वेश्चन है आपका पॉसलीज फार्मूला 48 पे, ये देखिए पेज नंबर 48 पे आपका है ये पॉसलीज फार्मूला, और ये यहाँ तक में ख़त्म है। बस आपको ये पॉसलीज फार्मूला क्या होता है ये डिफाइन करना है और ये आपको लिख देना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पॉसलीज फार्मूला एंड इट्स लिमिटेशन फॉर द फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए यूनिफॉर्म कैपिलरी। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस लिखनी है और यहाँ पे अजम्पशंस हैं। आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो कि मैंने भी छोड़े थे, मैं भी उतना पढ़ के नहीं गया था। हाँ, तो अगर इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो मे बी आपको लिमिटेशंस मिल जाएं, और अगर नहीं मिलती हैं तो आप विंसम रेफ़र करो। ठीक, पीडीएफ आपकी विंसम की मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके भी पास हो वो भेज दे, मेरे को डीएम कर दे। ठीक, तो प्रोवाइड करूँगा, आप पीडीएफ से विंसम पढ़ो। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं अगर आपको नोट्स में नहीं मिलती हैं तो आप विंसम से लिमिटेशंस इसकी देख सकते हो अगर वहाँ पे दी हुई हो तो। ठीक, अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3 था आई थिंक। व्हाट इज़ इनर्शिया टेंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनर्शिया टेंसर आपका। ये आपका पेज नंबर 17 पे है। ये देखिए, और ये मैंने उस टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट मार्क किया था और मेरे क्वेश्चन में आया था ये इनर्शिया टेंसर। ये पेज नंबर 17 पे है, ये देखिए पेज नंबर 17 पे इनर्शिया टेंसर है। अब ये जो आया है ना, ये 2 नंबर का आया है व्हाट इज़ इनर्शिया टेंसर, बट इसके लिए मैंने आपको बताऊं यहाँ से लेके ये पूरा आंसर लिखा था और देन ये पूरा मैं यहाँ तक का आंसर लिख के आया था इतना बड़ा, यानी कि ये पेज पूरा और फिर ये और फिर यहाँ तक का मैं आंसर प्रॉपर लिख के आया था इनर्शिया टेंसर। और ये कितने नंबर का था, केवल एक क्वेश्चन देखिए इसके कितने नंबर के हैं, एनी ऑफ द 3, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर कैरी 6 मार्क्स 3, यानी 2 नंबर के लिए मैं इतना लिख के आया था। तो आपको कुछ अब ये यूनिवर्सिटी है, इतना लंबा इसको 5 नंबर में देना चाहिए था, बट उसने 2 ही नंबर में दिया है। और इसका रीज़न भी मैं समझ गया था आगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है उन्होंने, जो कि 5 नंबर में दिया है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये इनर्शिया टेंसर पे था, आपको यहाँ पूरा लिख के आना होगा, क्योंकि बस इसने सिंपल से पूछ लिया कि व्हाट इज़ इनर्शिया टेंसर, बाकी अब बच्चा जाने, तो पूरा ही लिख के आना होगा, वरना काट लेंगे नंबर तो फिर आप रह जाओगे। ठीक, तो ये तो हो गए आपके 4 क्वेश्चंस थे
इनमें से कोई 3 करने थे आपको, तो ये 4 के चारों मैंने बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शोड दैट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी, जो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी का लॉज हैं, आर इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए कह रहा है कि आपके जो लॉज हैं किसके, लीनियर मोमेंटम के, लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, और जो आपका एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के जो लॉज हैं वो इनवेरिएंट हैं किसके रिस्पेक्ट में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। अब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअल में वो उनकी बात कर रहे होते हैं जिनमें हम सूडो एक्सेलरेशन या फिर सूडो फोर्स का कोई काम नहीं होता है। ठीक, यानी कि जब दो फ्रेम हमारे, आप नोट्स में पढ़ोगे तो समझ जाओगे, दो फ्रेम हमारे जब जो है एक मतलब दोनों फ्रेम ही हमारे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो या तो फिर रेस्ट पे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो गैलीलियन हमारे कह सकते हैं आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो इनवेरिएंट का मतलब होता है आपका वेरी ना कर रहा हो, जो वेरिएंट का मतलब होता है जो वेरी करे, और इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज ना हो, जो वेरी ना हो। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी है ये हमारे चेंज नहीं होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आपको सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में नहीं घुस जाना है, यहीं से आपको इसको, ये देखिए पेज नंबर 15 पे आएंगे अब आप, ये तो लॉज ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला टॉपिक आपको यहाँ तक लिखना है, और फिर ये एनर्जी का हो गया, और लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का कहाँ है, मोमेंटम का आगे होगा मे बी, ये लॉ ऑफ, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये है आपका। तो ये दोनों टॉपिक 15 पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 पे हैं आपके। ठीक, और इसके लिए ये, क्योंकि देखिए ये 5 नंबर का मतलब इस सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो पार्ट 1 है ये। ठीक, तो आपका 2.5 नंबर का है, तो आपको पूरा लिख के आना है, ये भी यहाँ से यहाँ तक तो आपको पूरा लिखना है। ठीक, और फिर आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि यहाँ से पूरा आपको ये यहाँ तक लिखना है कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, और फिर आप लास्ट में आपको खुद से एक लाइन जोड़नी पड़ेगी कि एज मतलब कि ये कि एंड फ्रॉम बोथ, यहाँ पे इक्वेशन दे देंगे आप, या फिर फ्रॉम बोथ द कह सकते हैं आप, फ्रॉम बोथ द हेडिंग या फिर फ्रॉम बोथ द टॉपिक्स वी कैन कंक्लूड दैट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 1-2 लाइन आपको क्वेश्चन के हिसाब से खुद से भी जनरेट करनी पड़ती है वहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहाँ से है, ये शायद मुझे देखा देखा सा लग रहा है, बट मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला इसमें, और अगर आपको विंसम में मिलता है तो आप विंसम से इसको रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ से ये क्वेश्चन नंबर अगर आपको मिलता है तो देख लेना, वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी ये रिपीट नहीं हुआ है कभी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो आप पे छोड़ रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर ए बॉडी ऑफ एन आर्बिटरी मास, फॉर ए बॉडी ऑफ एन आर्बिटरी शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट द एंगुलर मोमेंटम गिवन बाय जे दिस फॉर द एक्स कॉम्पोनेंट जे, कंप्यूट द इनर्शियल कोफिशिएंट आई एक्स एक्स आई वाई एक्स वाई एंड आई एक्स जेड। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ना इनर्शिया टेंसर आपका 2 बार आया इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है ना, ये आपका पूरा का पूरा इनर्शिया टेंसर पूछा है, बस स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये था इनर्शिया टेंसर का टॉपिक, है ना। अब आप ध्यान से देखिए इनर्शिया टेंसर, व्हाट इज इनर्शिया टेंसर, उसके लिए मैंने पूरा लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए बस, J इज इक्वल्स टू एम एन द ओमेगा आर एन का स्क्वायर, ये पूरा स्टेटमेंट देखिए, ये इतना आप जो है जो भी आपका एक्सप्रेशन है ये देखिए। अब आप ज़रा ध्यान से ये चीज़ मैच करिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। हाँ, अब आप ज़रा ध्यान से इसको मैच करके देखिए। ये इक्वेशन नंबर 6, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 6 मैच करिए ज़रा, और ये आपकी जो है क्वेश्चन में जो बोला है ये एक्सप्रेशन मैच करिए। J इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I की जगह पे मैंने I यूज़ किया है, उन्होंने N यूज़ किया है, बस और कुछ भी बात नहीं है। तो एम एन इज इक्वल्स टू ओमेगा आर आई स्क्वायर, वहाँ पे आर एन स्क्वायर है, माइनस आर एन
यहाँ पे आर आई है इंटू आर एन वेक्टर आर एन डॉट ओमेगा, तो वेक्टर आर एन डॉट ओमेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक ये तो ये आपको समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनर्शिया टेंसर पूरा वाला यहाँ तक आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है, दिखानी है आपको। अब आप डिराइव कर दोगे इस इक्वेशन को, तो उसके बाद देखिए कहा है फॉर द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ जे, ठीक, किसके लिए, फॉर द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ जे। तो यहाँ पे देखिए आपके एक्स ही नहीं, एक्स वाई जेड तीनों कॉम्पोनेंट की बात हमने की है। इफ जेड एक्स, जे वाई एंड जे जेड बी दी components of angular momentum along x, y and z axis respectively, तो आपको इसमें से केवल x component का लिखना है और फिर x component के लिए i x x, i y x y और i x z, यानी कि ये देखिए i x वाला i x y, i x z कहाँ गया, एक मिनट, i x y आपको निकालना है और i x z, तो i x z आपको निकालना है और i एक्स एक्स भी निकालना है। तो आई एक्स एक्स आपका आएगा, आई एक्स एक्स ये आपका आया 30, ठीक, मतलब ये तो क्वेश्चन है ये एक, तो उसमें आया है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको निकालना होता है। एक मिनट, पेज नंबर यहाँ पे है, ये इनर्शिया टेंसर का टॉपिक है, यहाँ तक आप इक्वेशन लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे कि इफ़ जे एक्स बी द कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सेस, क्योंकि एक्स एक्सेस का पूछा है आपके क्वेश्चन में, तो फिर आप यहाँ से जे एक्स वाला ये लिखोगे, ठीक, ये इस तरह से सॉल्व करोगे, पढ़ोगे आप तो समझ जाओगे। और फिर आप ये देखिए यहाँ से ये जे एक्स वाला है, तो आपको क्या निकालना था, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड निकालना था, तो ये जे एक्स वाला इक्वेशन लिखोगे और फिर यहीं से आपने माना है कि आई एक्स एक्स क्या होता है, इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 8 ए को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया और क्या माना है इस इक्वेशन में कि आपका जो आई एक्स एक्स है वो कितना है, आई एक्स एक्स आपका ये है, ये देखिए आई एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखा गया है, समीशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो ये देखिए आई एक्स एक्स को क्या माना है, समीशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, और आई एक्स वाई भी इसी तरह से, और आई एक्स जेड भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा वहाँ पे, तो केवल एक्स एक्सेस के लिए है ये। इसी तरह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनर्शिया टेंसर का टॉपिक आपको पूरा रटना है, फिर आप आराम से वहाँ पे क्वेश्चन बना ले जाओगे। जब आप रटे रहोगे तो आराम से क्वेश्चन देख के ही आपको दिमाग में क्लिक होने लगेगा कि अच्छा हाँ ये तो बस उस डेरिवेशन का इतना पार्ट करना है, उसके बाद यहाँ से इतना पार्ट करना है। और जब आप रटे रहोगे तो आपको पता हो जाएगा, और बिना रटे अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को तो आपको लगेगा कि यार ये मैं तो इसका एक क्वेश्चन भी ढंग से आंसर नहीं लिख पाऊँगा इसके, ठीक। तो चलिए आइए और ये सेकंड वाले पे आते हैं। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। एक हॉलो स्फीयर है, उसके डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, स्टार्टिंग में ही है, और आई थिंक इसका तो वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था शायद। ये है आपका पेज नंबर 6 पे होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल कहें चाहे हॉलो स्फीयर कहें, है ना, बात एक है। तो और इस पे अबाउट एनी डायमीटर है ना, तो अबाउट इट्स डायमीटर चाहे अबाउट एनी डायमीटर, ये देखिए ये बोला है ना कि अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये वाला टॉपिक है अबाउट इट्स एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले ले, तो ये आपका है, आराम से इसको आप कर सकते हो, ये है पेज नंबर 6 पे। तो मार्क करते जाइएगा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं 2021 से 22 के। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर सेंट्रल फोर्स फॉर ए सेंट्रल इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री इज ए कोनिक सेक्शन, और फिर आपका इसका दूसरा पार्ट है प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ये वाला आपका पेज नंबर 19 एंड 20 पे है। पेज नंबर 19 एंड 20, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये देखिए यहाँ इस पे आएंगे आप, ये कैलेंडर टाइप की प्रिंटिंग है इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये देखिए इसमें है आपका पेज नंबर 19 पे, ये आपके सेंट्रल फोर्स के बारे में पूछा ना, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। ये देखिए व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, तो ये आपका सेंट्रल फोर्स है, तो ये कोई भी आप एक डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, ये और ये और ये,
ठीक। और ये थोड़ा सा फॉर्मूला है। और फिर कह रहा है कि फॉर अ सेंट्रल फोर्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री इज ए कोनिक सेक्शन। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मे बी इसमें आंसर मिले, और अगर नहीं मिलता है तब मैं कहूँगा कि आप जो है सीरीज को रेफर कीजिएगा, ठीक है। फिर है उसके बाद प्रूव दैट द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपका पेज नंबर 10 पे है। अब देखिए सेंट्रल फोर्स का ये एक एग्जांपल दिया है ना, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सीधे आ जाएंगे, अब एग्जांपल उठा लेंगे कोई भी एक, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक। तो आप यहाँ पे आएंगे अगर, तो ये देखिए आपका यहाँ पे है ये प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो इसके आंसर को कि एज वी ऑल नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर ऑल्सो। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपको प्रूफ कर देना है। कैसे? आप जानते हो कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स का अगर आप कर्ल लोगे और उसका कर्ल अगर जीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव हो जाता है नेचर में। तो बस आपको क्या करना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स G(m)(m)(m)(m)(1)(m)2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इसको लिखना है और फिर इसका आपको क्या लेना है, कर्ल ले लेना है। और कर्ल लेने पे जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताया हुआ है कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये यूनिट वेक्टर है तो आर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर लिखोगे तो मॉडुलस ऑफ आर यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ये वेक्टर आर आ जाएगा। अब इतना पोर्शन तो आपका पूरा का पूरा स्केलर है वेक्टर आर को छोड़ के। तो आपका अगर कर लोगे तो क्या होगा कि ये आपका जो होता है ना, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आर के साथ, तो हम जानते हैं, इससे पहले आप प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, इस नोट्स में है, आपको पढ़ लेना है कि जब आर के साथ अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो जीरो आता है। तो ये यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एज वी ऑलरेडी नो दैट कर्ल ऑफ द आर इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से इसका भी अगर हम कर लेंगे तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, और डेल ऑपरेटर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ तो वो जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये जो एफ होगा, ठीक है ना, इसका अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है और इतने विल कम्स टू बी जीरो, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को इस तरह से प्रूव करना है और फिर आपको दिखा देना है कि वो एक सेंट्रल फोर्स है, तो ऑल द सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये आपका इलास्टिसिटी से है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू 3k1 - 2 सिग्मा वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 या 4 शायद रिलेशंस हैं और वो 4 के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस नोट से ढूंढने कैसे हैं। यही प्रीवियस ईयर का इसी तरह का एनालिसिस आपको खुद से करना होगा, तभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और उसके लिए आपको ये नोट्स एक बार बस रीड कर लेनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये नोट्स को केवल और केवल रीड कर लेने में 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सुबह शाम करके आराम से करोगे तो एक नोट्स आप 2 दिन में कर सकते हो, और 6 दिन यानी 1 हफ्ते में आप फिजिक्स के तीनों पेपर की नोट्स एटलीस्ट रीड करके तैयार कर सकते हो। फिर आपको 6 ही दिन और चाहिए रहेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करके, या 6 कहिए क्या 10-15 दिन ही और चाहिए होंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करके रट लेने में अच्छे से। तो आपका 20 से 25 दिन के बीच में आपका ये फिजिक्स तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद का टाइम आप बाकी पेपर को दे सकते हो या जैसे भी आप मैनेज कर पाओ। तो इसका है ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, और ये है आपका पेज नंबर 28 पे। ये देखिए, ये रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो ये सारे रिलेशन से इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरे पेपर में पहला वाला ही आ गया। ये देखिए y इज इक्वल्स टू 3k1 - 2 सिग्मा। अब इसका पूरा आंसर आपका है ये, ठीक है, ये पूरा है। फिर ये है, क्योंकि ये देखिए ये नोट्स आपको कैलेंडर की तरह खोलनी है। पहला पेज होगा ये, फिर ये दूसरा पेज होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर ये चौथा होगा, फिर ये 5वां होगा। तो अब आप जैसे प्रिंट करवाएं आपको वैसा सही पड़ेगा। तो ये है, फिर ये है अगला पेज, तो आपको यहाँ से पूरा रखना है, और फिर ये पूरा आपका यहाँ तक रहेगा, ठीक। फिर ये भी आपका रहेगा पूरा, और यहाँ तक आपका ये पूरा गया है।
इसका प्रूफ कहाँ आया है, ये यहाँ तक पे आया है। ये पूरा पेज, ये पेज रहेगा, फिर ये पेज पूरा, एंड देन ये यहाँ से यहाँ पे देखिए ये आके आपका प्रूफ हुआ है। ये तो काफ़ी लंबा प्रूविंग था और ये एक रिलेशन था। फिर दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन गामा ईटा एंड सिग्मा, है ना। और फिर ये भी पूरा इस तरह से शुरू है, ये पूरा है। ज़्यादा टफ नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत रटना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी है, आप आराम से समझते जाओगे। एकदम सिमिलर है सबका सब, एक तो याद हो गया तो सब याद हो जाएंगे। तो उसका भी पूरा ये देखिए यहाँ पे जाके ये प्रूव है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट रिलेशन है, ये यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन है ईटा के एन गामा में, है ना। तो यहाँ पे ये जाके प्रूव हुआ है वो। और फिर जो है आपका, हाँ तो बस यही 3 रिलेशन थे, ठीक। और फिर ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट है उनमें इस तरह से स्टार ज़रूर लगा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ये स्टार लगे हुए हैं पहले से ही मैकेनिक्स की नोट्स में, ठीक है ना। मैकेनिक्स की नोट्स में, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं कह रहा हूँ मैं, मैकेनिक्स का सिर्फ कह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। और ये वाला जो पार्ट है ये एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल अब नोट्स में कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता, तो ये आप ढूंढ लीजिएगा विंसम से, ठीक। ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा 100% आपको विंसम में मिलेगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, derive Euler's equation of motion, use this to obtain Bernoulli's theorem for steady irrotational flow of a liquid and show that the total energy per unit mass of the fluid ये फलाना ढिमकाना। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है और फिर बर्नौलीज थ्योरम को ऑब्टेन करने के लिए उसको यूज़ करना है, और ये बाकी आपकी कंडीशन दिया है, ठीक। तो ये आपका पेज नंबर 47 पे है, पूरी की पूरी थ्योरम ही बड़ी सी इसने दे दी है इस क्वेश्चन के तौर पे। ये देखिए ये है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है, पूरा ये लिखना है आपको। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, देन यहाँ जाके आपकी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ख़त्म हुई है डिराइव होके। अब एक बार यहाँ ख़त्म हो गई, अब इस इक्वेशन की मदद से ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, जब आप थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक। तो इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको ये और ये पूरी इसने प्रूफ करी है, ठीक। ये पूरा गया है आपका, ये यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पूरा आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे और आपको ये मिल जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, शो दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए कैपेसिटी। ये देखिए ये आपका है पेज नंबर 48 पे है, दिखाता हूँ एक मिनट। विस्कोसिटी ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। तो ये आपका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और उसके बाद जो कह रहा है कि हमको दिखाना है कि जो अभी हमारा लिक्विड फ्लो होता है वो कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बटा होता है। तो जस्ट इसके अगला पेज आप जाएंगे ये वाला, तो ये देखिए ये कोई भी लिक्विड होता है तो साइड की दीवारों से थोड़ा सा चिपट के चलता है और बीच में अच्छा फ्लो हो रहा होता है। तो इस तरह से एक कर्व हो जाता है लेयर्स के बीच में, या इस तरह से कुछ फॉर्मेशन बनती है, तो वही प्रूफ करने को कह रहा है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, और फिर यहाँ ही तक लिखना है आपको बस। उसके बाद यहाँ से तो आपका दूसरा टॉपिक चालू हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये नहीं लिखनी है। यहाँ तक हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में लिखा, और फिर आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको इसके लिए यहाँ से आपको पूरा ये करना होगा। ये पॉस्टुलेट्स फॉर्मूला में ही आपका जो है, इसको पढ़ेंगे आप तो आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि वो पूछ ही वही चीज़ रहा है इसमें, ठीक है ना। कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पैराबोला, और ये चीज़ आपको यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है ना, दिस इज द टोटल, मैं फोकस कर दूँ, दिस इज द टोटल वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हेन द कैपिलरी इज इतने, नहीं ये सॉरी यहाँ पे ये दिस एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, thus the flow of the flow has parabolic velocity property, ठीक। तो ये है आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट का। और सेकंड जो है ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, तो विंसम में ये भी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक।
तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ इनर्शियल फ्रेम एस इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम एस विथ वेलोसिटी अलोंग वी, और ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी है। ये आपका पूरा का पूरा बड़ी सी डेरिवेशन फिर से उठा के इन्होंने दे दी है ना। और ये है आपके वो रिलेटिविटी वाला जो नहीं था यूनिट, उससे है। पेज नंबर 36 तो 37 पे है। ये देखिए, ये आपका A11 कितना आया है, एक मिनट रुक चाहिए बस। तो यहाँ पे है आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ये जो आपका क्वेश्चन, एक मिनट इसको स्मॉल कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका यहाँ से शुरू है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए ध्यान से। इफ इनर्शियल फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम एस, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम है। और यहाँ पे ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहाँ से शुरू हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। Let us consider two frame of reference S and S dash, in which frame S is a fixed and frame S dash is moving with a constant velocity। यानी कि इन दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है एक्सेलरेशन पार्टिकल की अगर एक फ्रेम में होगी वही एक्सेलरेशन दूसरे फ्रेम में भी होगी, है ना। तो बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक फ्रेम रेस्ट पे है, तो यानी कि दोनों ही फ्रेम कैसे हुए, इनर्शियल हुए। ठीक, दोनों ही फ्रेम अगर इनर्शियल हुए तो यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया ये दोनों फ्रेम ही इनर्शियल थे, और ये लॉरेंस में भी दोनों ही फ्रेम इनर्शियल की बात कर रहा है। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, t इज इक्वल्स टू टी डैश इज इक्वल्स टू 0, और एट t इज इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 0 पे प्रूफ करने को कह रहा है y डैश इज इक्वल्स टू y, x डैश इज इक्वल्स टू a11x माइनस vt। ठीक, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप, ये वाले, तो ये देखिए आप यहाँ पे बोला है इसने, ये आपका y इज इक्वल्स टू वाई डैश आया, z इज इक्वल्स टू जेड डैश आया, t डैश इज इक्वल्स टू टी आया, इज इक्वल्स टू 0 मानना है जब आपको। तो ये आपका देखिए, ये पढ़ेंगे तो x डैश इज इक्वल्स टू गामा ऑफ x माइनस वी टी, गामा की जगह पे यहाँ पे A11 लिया है। ठीक, x माइनस वी टी, तो ये पूरा है आपका सेम। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप समझोगे तो आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक, तो ये आपका किस पे था, पेज नंबर 36, पेज नंबर 37 पे था। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से कर ले जाओगे। तो चलिए आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ही नेक्स्ट पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव द टाइम डायलेशन फार्मूला। तो टाइम डायलेशन फार्मूला का सीधा सीधा सा ठीक ठाक सा डेरिवेशन है, उतना बड़ा भी नहीं है और ना ही उतना छोटा है, मीडियम में है। ये देखिए टाइम डायलेशन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, पेज नंबर 39 है ये। ठीक, और टाइम डायलेशन है, तो टाइम डायलेशन का ये है आपका डेरिवेशन यहाँ से, और फिर ये पूरा है यहाँ तक। ठीक, तो ये है, देन आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ये है यहाँ तक। तो ये टाइम डायलेशन का आपका डेरिवेशन है, आपको ड्राइव करके यहाँ इतना पूरा दिखाना होगा। चलिए ये हो गया, फिर आते हैं अब हम, ये 8 हो गया। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन पे। तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स, तो ये आपका है पेज नंबर 13 पे है। नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ था रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ये देखिए रोटेटिंग फ्रेम है ना, रोटेटिंग फ्रेम और रोटेटिंग फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो यही है आपका, और ये पूरा आपको करके दिखाना होगा, क्योंकि इसमें आपको दिखाना है कि कोरियोलिस फोर्स को भी आपको डिराइव करना है। तो यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के साथ अगर आप मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाता है, कोरियोलिस
फोर्स आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द फ्री एक्सपीरियंस बाई एंड द टर्म दिस इज कॉल्ड द कोरोलियस फोर्स। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये द टर्म इतने इज कॉल्ड द कोरोलियस फोर्स। सो ये आपका हो गया पेज नंबर 14 और पेज नंबर 13 और पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 और 14 से शुरू है। पेज नंबर 13 पे ये रोटेटिंग फ्रेम एंड रोटेटिंग फोर्स से शुरू है और ये पूरा आपको करना है। और बोला तो शॉर्ट नोट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नोट हो रही है, पर क्या करें, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब उस टाइम पे केपलर्स लॉ हमारे सिलेबस से कट गया था, लेकिन आपको इस नोट्स में केपलर्स लॉ मिलेगा टॉपिक, और उसमें ऊपर लिखा होगा आउट ऑफ द सिलेबस। अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो नहीं पढ़िएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस नोट्स में हो सकता हो कि ऐसे भी टॉपिक्स हों जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो आपको अपने टॉपिक्स सिलेबस साथ में हाथ में इस तरह हार्ड कॉपी ले लेनी है, और उसके बाद टॉपिक्स देखते देखते, या फिर आप कोई भी टॉपिक उठाइए और देखिए आपके उसमें है कि नहीं, ठीक। अगर आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये टॉपिक तो नहीं है हमारे इसमें सिलेबस में, ठीक, तब उस टॉपिक को आप स्किप करिए। अगर ज़रा सा भी डाउट है तो एक बार रीड तो कर ही लीजिए एटलीस्ट, मैं ये कहूँगा, ठीक है। फिर अगला आता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम। इस पे भी शॉर्ट नोट लिखनी है, पेज नंबर 33 पे है। है पेज नंबर 33। ये है बेंडिंग मोमेंट, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम, एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, और आई थिंक ये बेंडिंग ऑफ ए बीम भी है आपका, ये बेंडिंग ऑफ ए बीम। तो आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक है आपका, यहीं पे से आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में और बीम के बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताया है, तो आप शॉर्ट नोट आई थिंक आराम से लिख ले जाओगे, ठीक है। और फिर लास्ट आपका आता है साइमल्टेनिटी एंड इन रिलेटिविटी, ठीक है ना, साइमल्टेनिटी इन रिलेटिविटी, और ये है आपका पेज नंबर 39 पे। यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के जस्ट बाद है रिलेटिविटी एंड साइमल्टेनिटी। ये देखिए ये आपका टॉपिक है रिलेटिविटी एंड साइमल्टेनिटी। तो ये आपका पूरा है, यहाँ से स्टार्ट है और आपका यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये पेज पूरा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, छोटा सा ही है, तो आराम से इसको कर ले जाओगे आप। तो यही था आपका मैकेनिक्स का 2021 से 22 के सेशन का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको 2021 से 22 के सेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए होंगे इस नोट्स में कहाँ पे हैं। इसी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं केवल डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, आप केवल उसी को रट्टा मार लो और केवल अनसॉल्व तैयार कर लो, है ना। मैं बस इतना कहूँगा कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप आराम से घबराओ मत, है ना। आराम से नोट्स को टाइम दो, रोज़ के एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ने को दो, तो आराम से आप जो है 70% से ऊपर स्कोर कर ले जाओगे, 70%। क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला भी नहीं था इस तरह से, है ना, हम लोगों ने सब खुद ही अरेंज किया था। तो यही है, और तो हम लोग 12-12, 15-15 घंटे देते थे टेबल पे बैठे बैठे एग्ज़ाम टाइम पे। तो यही है, आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग गाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए मेहनत आपकी रहेगी, हर बार मैं यही कह रहा हूँ। हम बस रास्ता बता दिए हैं आपको किस तरह से करना है। बाकी आपको 2019, 2018, 2017 तक के एनालिसिस खुद से करने हैं, खुद से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करने हैं, देखना है कि कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है। क्योंकि देखिए एक पेपर का कर लिए तो कम से कम आपको 15-20 टॉपिक मिले, है ना। अब आप जब इस 2019 का करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि यार मतलब 5-6 टॉपिक्स तो वापस से रिपीट हुए हैं। फिर जब आप 2018 का करोगे तो ऐसा लगेगा अरे 12-15 टॉपिक ही तो वही रिपीटेड हैं, जो हमने पहले से ही टिक करके और 2019 लिखा था उसी में लिख लेना है, एंड 2018 एंड 2021 एंड 2018। तो इस तरह से एक ही टॉपिक को कई बार पूछा गया है ना। तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी पूरी नोट्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस तरह से ढूंढोगे ना नोट्स में, तो आपको नोट्स से कह सकते हैं परिचित हो जाओगे आप और अच्छे से। तो फिर आंसर राइटिंग में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप नोट्स में जितना चीज़ें खोजोगे आंसर लिखते वक्त या एग्ज़ाम टाइम में, उतना ही आपको
एहसास होगा कि हाँ वो खोजना और वो जो टॉपिक ढूंढना इम्पॉर्टेंट, उससे एक समझ आ जाती है कि हाँ क्या चल रहा है, किस चीज़ से कौन सा टॉपिक कनेक्टेड है, थोड़ी सी समझ बढ़ जाती है। तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए और आराम से आप लोग कर ले जाओगे। इस तरह से एनालिसिस बाकी ईयर्स का आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक। मैं मैकेनिक्स का, थर्मल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करवा दूंगा इस तरह से एनालिसिस। बाकी एनालिसिस आपको खुद करने होंगे और रियल और ओडी का इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या ओडी में बताऊंगा कि किस तरह से आपको पूरा सिलेबस टैकल करना है, और रियल का मैं बताऊंगा उसमें भी कि किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर पूरा रियल ही कैसे टैकल करना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से, कैसे आपको लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बाय बाय।